हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस चैप्टर 5 देखने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह आपको काम आएगा। क्लास 10th में भी काम आएगा, 11 12 में भी काम आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से समझिएगा। कहीं पर दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट रहेगा उसे पूरा सोल्व कर दूं। इससे पहले क्लास 8 में भी आप लोगों का सेम चैप्टर का नाम है सेल, यानी कि कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई। उसको देखना बहुत ही जरूरी है। उसको आप देखिएगा, उसी का ये थोड़ा सा अपग्रेड है। वहां पर जितना नॉलेज दिया गया था उससे यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा दिया गया है। तो आप बेसिक समझिएगा क्लास 8 का। अगर भूल गए होंगे तो एक बार उससे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वैसे मैं क्लास 8 का नीचे सेम चैप्टर का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसिकली समझेंगे कि कोशिका है क्या। क्लास 8 में जितना था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से कोशिका के अंदर चीजें अंदर बाहर होती है। इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे, कोशिकांग को समझेंगे, सेल ऑर्गेनेल, जितने माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस, उसका क्या क्या फंक्शन है। क्लास 8 में बस हम लोग समराइज किए थे हल्का सा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो भी 2 पार्ट में होने वाला है, यानी कि ये चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2। ये हमारा आज पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेल, सबसे पहले सेल में हम लोग डिस्कवरी देखेंगे। ठीक है, डिस्कवरी। अगर क्लास 8 आपका क्लियर है तो आपको पता होगा कि सेल का खोज किसने किया, कब किया, जीवित सेल का खोज किसने किया, कब किया, सब कुछ। तो यहां पर फिर भी हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं क्योंकि आपका बुक में दिया गया है। देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले और कब की। चलिए, मैं अगर बाद में कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो पता है चल ही जाएगा आपको, लेकिन मैं ये आप पर छोड़ दे रहा हूं। आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले, चलिए फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ये जो क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन में बोलूं या टर्म बोलूं, ये रॉबर्ट हुक और 1665 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी कई बार पूछा जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और कब की, 1665 ईस्वी में। और हल्का सा अगर हम लोग डीप जाएं तो रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति का खोज किया, लेकिन उसी को हम लोग कहते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कहां पर किया था, ट्री के कोर्क में। ठीक है, याद रखिएगा। उसने अपने स्वतः डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के नीचे कोर्क का एक पतला टुकड़ा देखा। पेड़ का जो छाल होता है उसको अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप ये रहा, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं अभी, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर चीजें को रखी जाती थी, यानी कि सबसे पहले जो कोर्क रखा गया था यहाँ पर रखा गया था और यहाँ से उसको देखा जाता था। इधर लाइटिंग का व्यवस्था था, इधर लाइट दिया जाता था। ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। देखिए, कोर्क का यह टुकड़ा छोटे छोटे डिब्बों से बने छत्ते की संरचना जैसा दिखाई देता था। जैसे यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता जिसे दिखाई दे रहा था, इस तरीके से कई सारा कमरा कमरा इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो रॉबर्ट हुक ने इसी को एक सेल कहा, क्योंकि यह कमरे जैसे दिखाई दे रहा है इसलिए सेल का नाम दे दिया। उन्होंने इस छोटे छोटे डिब्बों को कोशिकाएं नाम दिया। ठीक है, इस तरीके से जो डिब्बा दिख रहा है कोशिका नाम दिया। अगला हम लोग बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक का ये जो माइक्रोस्कोप है आपने देख लिया। फिर देखिए नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक कोर्क है यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर जो मधुमक्खी का छत्ता है इस तरीके से दिखाई दे रहा था, इस तरीके से कमरे के जैसा। ऐसा लग रहा था कि मधुमक्खी का छत्ता ही है। तो हर एक डब्बा को, यानी कि एक कमरा को रॉबर्ट हुक को क्या नाम दिया, कोशिका, सेल। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बने हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सेल से बने हैं। कुछ जंतु सिर्फ एक कोशिका से बने हैं, कुछ जंतु कई अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा का बात करें तो एक कोशिकीय है, और मेरा बात करें हम लोग इंसान का तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि
सबसे बड़ा कोशिका कहाँ, मतलब क्या है, किससे सबसे बड़ा कोशिका, मतलब सबसे बड़ा कोशिका क्या है। चलिए यही क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो। और सबसे छोटी कोशिका का भी नाम बताना है, नीचे कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। वो क्लास 8 का था, बट आप लोगों को 9th में भी याद रखना है। देखिए जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, एक तो एक कोशिकीय हो सकता है या फिर बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, और वहीं पर बहुकोशिकीय में यानी कि सैकड़ों, अरबों, खरबों, लाखों, करोड़ों कोशिका से मिलकर आदमी, ह्यूमन, एलिफेंट, काउ, ओक, पाइन एक्सेट्रा, ये सब ट्री है, ये सब बना है। ठीक है, जितने भी जीव हैं एक तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये पैरामीशियम का है, एक कोशिकीय है, इसमें सिर्फ एक कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर दो केंद्र आप देख सकते हैं, ये एक केंद्र है और एक केंद्र में, चलिए रेड से बना दूं, यहाँ पर ये एक केंद्र है। पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है, ठीक है, दो न्यूक्लियस होता है। वैसे सामान्यतः एक कोशिका में सिर्फ एक केंद्रक होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोशिका हैं जिसमें दो केंद्रक और ज्यादा भी केंद्रक हो सकते हैं, किसी किसी में एक भी केंद्रक नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसमें एक भी केंद्रक नहीं होता है, कौन सा कोशिका में। हमारे पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सभी जीव जंतु, हाँ सभी एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, सभी नहीं प्रायः, लेकिन आदमी में पाया जाता है ऐसा कोशिका जिसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। कमेंट करके बताइए, वैसे वीडियो के लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, और इधर आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर बंदर हमारे पूर्वज हैं, और यहाँ पर देखिए ये फंगी यानी कि ये मशरूम है, और इधर आप देख सकते हैं प्लांट, ये सब बहुकोशिकीय है, बहुत सारा कोशिका और वो खरबों कोशिका से मिलकर बना हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर देखिए डिफरेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के सेल हैं, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हैं। अब आप बताइए कि क्यों इतना वैरायटी है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप मीन्स अलग अलग साइज का, अलग अलग शेप का, अलग अलग संरचना का कोशिका का जरूरत क्यों है? क्योंकि सबका काम अलग अलग है। ठीक है, आपको अगर जरूरत है 4 लोगों को बैठाने का तो आप 4 व्हीलर लीजिएगा, मोटरसाइकिल में तो 4 लोग थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। वहीं पर अगर आपको जल्दी जाना है तो आप एरोप्लेन लीजिएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है अपना अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पर्म का, ये शुक्राणु का, तो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि एग इधर है हमारा एग, क्योंकि शुक्राणु को एग के अंदर जाना है। अगर शुक्राणु ही बड़ा हो जाएगा, स्पर्म ही बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर कैसे जाएगा? और एग यानी कि ओवम थोड़ा सा बड़ा रहेगा शुक्राणु से, तब ना अपने आप में जो ओवम है यानी कि शुक्राणु को अपने आप में जो अंडाणु है ये समाहित कर पाएगा, अपने अंदर डाल पाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नर्व सेल, इसका अलग ही संरचना है, क्योंकि ये हमारे दिमाग यहाँ से लेकर पूरा पैर तक रहता है, पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका हमारे मनुष्य के शरीर में नर्व सेल, लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक का लंबाई रहता है, सर से पैर तक इसका लंबाई रहता है, इतना लंबा कोशिका होता है ये। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें ये फैट सेल, जहाँ पर एनर्जी स्टोर रहता है, ये फैट सेल है। और यहाँ पर देखिए बोन सेल, हमारा हड्डी का कोशिका कुछ इस तरीके से रहता है, सोचिए ये कांटा कांटा जैसे दिख रहा है, बट जो भी है यही है हमारा मतलब बोन, हमारा हड्डी का कोशिका। ठीक है, और कुछ इसमें हाँ यहाँ पर देखिए सेल, ये है ब्लड सेल, इसका अलग ही शेप है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे पूछा था कौन सा कोशिका में केंद्रक नहीं रहता है, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं रहता है। इसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, और केंद्रक रह जाने से ये लॉजिकल ऐसे कहा जाता है कि केंद्रक रह जाएगा तो जगह ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा जगह ले लेगा तो ऑक्सीजन वहाँ पर कम अटेगा, ठीक है, कम समा पाएगा, इसलिए केंद्रक रहता ही नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो ब्लड है वो कैरी कर सके, अपने आप में समा सके और फिर शरीर के पूरे अंगों तक फैला सके। रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं रहता, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पूरा एक सेल है, ठीक है, सेल में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं, जितना भी यहाँ पर लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पर
अंतर्द्रव्य जालिका है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, केंद्रीय झिल्ली है, फिर यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका है, और यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली, या हम लोग इसको प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और यहाँ पर गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस, ये सब के बारे में डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। ये सब का फंक्शन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको एनर्जी हाउस ऑफ सेल कहते हैं, किसको सुसाइडल बैग कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। यहाँ पर बस मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, कोशिका सबसे छोटी इकाई है जो जीवन कार्य को करने में सक्षम है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, ठीक है। एग्जाम में आता है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसमें से लगभग अभी लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसे कुछ भी एडिट नहीं किया है, जैसे आपका बुक में दिया हुआ है, ये 65 पेज नंबर में दिया गया है क्लास 9th का, जैसे दिया हुआ है उसी को मैंने फोटो खींच कर रख दिया। एक एक करके डिटेल्स इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। क्लियर है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। पहला मिल गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। और यहाँ पर देखिए, मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। किसने कोशिका की खोज की, कब की, 2 क्वेश्चन हो गया। और कोशिका की खोज कहाँ, किस चीज पर हुई थी, तो कॉर्क की पतली काट पर। 3 सवाल यहीं पर मिल गया है। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए, लियोनहोक, इसका पूरा नाम एंटोन वॉन लियोनहोक था। 1674 ईस्वी में ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। एंटोन वॉन लियोनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखा। चौथा पॉइंट, कब देखा, 1674 ईस्वी में। 5वां पॉइंट, यहीं तक देखिए 5 हम लोगों को पॉइंट मिल गया है। यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। वैसे भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम में क्लास 9th का एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सब क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया। केंद्र की खोज किसने की, क्वेश्चन आएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। कब की, 1831 ईस्वी में। टोटल आपका 7 क्वेश्चन अभी तक मिल चुका है यहीं से। फिर आगे देखिए, जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो यहां पर कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को कोशिका द्रव्य का नाम किसने दिया, जेई पुरोकंज ने। आपका 8वां सवाल हो गया, कब दिया, 1839। 9वां सवाल हो गया, 9 सवाल यहीं पे बन गया। अगर देखिए, 2 वैज्ञानिक या 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन 1838 तथा टी श्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो कोशिका सिद्धांत के विषय में किसने बताया, यह भी क्वेश्चन आता है। तो 2 नाम देना है, एम स्लीडन और फिर टी श्वान। यहां पर आपका 10 क्वेश्चन बन गया। या कोशिका सिद्धांत कब आया, तो वैसे 2 ईयर यहां पर दिया गया है, ये तो नहीं आ सकता है, पॉसिबिलिटी कम है। अगर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। तो आपका एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं, तो आपको लिखना है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव और जंतु या पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। यहां पर देखिए, आपका 11 सवाल यहीं पे हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, वीचरो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्वभूत कोशिकाओं से बनती है, यानी कि एक कोशिका यहां पर है तो यही कोशिका आगे 2 कोशिका में बनेगा।
यानी कि यहाँ पर एक कोई कोशिका आया है, मानकर चलिए कोई सेल है, ये सेल कहाँ से आया, अपने से नहीं आया, ये सेल कहीं ना कहीं और एक सेल होगा जहां से ये सेल आया है। यानी कि मैं अपना नाम लूं तो मैं कहां से आया, मैं कहां से आया, मैं कोई आदमी से ही आया, यानी कि अपने पेरेंट्स से आया। तो उसी प्रकार सेल, कोशिका कहां से आते हैं, कोशिका से ही आते हैं। तो यह चीज किसने बताया कि कोशिका कोशिका से ही बनते हैं, पूर्वभूत कोशिका यानी कि पहले वाला कोशिका से ही बनते हैं, किसने बताया? तो उनका नाम यहां पर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये देखिए विचरो। ठीक है, विचरो। तो आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन हो गया, इतना ही सा में 12 क्वेश्चन। फिर आगे देखिए कब बताया, ये भी आ सकता है, ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन, 13वां नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से कोशिकाओं को समझना संभव हो सका। तो 1940 में ये आपका हो गया 14 क्वेश्चन। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बनाया गया। तो यहाँ पर टोटल आपका देखिए 14 क्वेश्चन बनता है, और ये 14 का 14 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। 11, 12 उसके बाद भी आप कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो ये सब बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कब की, और फिर यहाँ पर केंद्र की खोज किसने की, कब की, और यहाँ पर जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, कब दिया, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कौन कौन 2 वैज्ञानिक, तो यहाँ पर एम स्लीडन और टी स्वान का नाम देना है। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि विचरो ने कोशिका के बारे में क्या कहा, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई भी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से आता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विचरो ने किया। इस तरीके से यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन बनेगा। तो 65 पेज नंबर वहां पर जो दिया गया है, इसे भी जाने, उसे रट लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदे में रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए सेल, कोशिका। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। कोशिका का आकार और आकृति उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि कोशिका कैसा रहेगा, लंबा रहेगा, चौड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, गोल रहेगा, कैसा रहेगा, तो उसका डिजाइन उसका काम पर डिफाइन होता है कि काम उसका क्या है। जिसे सेल, हम लोग ब्लड सेल का बात करें, वो गोल है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो लुढ़क लुढ़क कर या ऐसे बह कर चला जाएगा, आसानी होगा जाने में। वही अगर हम लोग जो ब्लड सेल है वो लंबा रहता, एकदम तेज रहता, ऐसे नर्व सेल के जैसे, तो फंस जाता बीच में ही ठीक है, सब जगह नहीं जा पाता। तो जैसा उसका काम वैसा उसका स्ट्रक्चर। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ बुनियादी कार्य करने की क्षमता होती है। जितने भी जीवित कोशिका है उसमें जो फंडामेंटल फंक्शन है वो होगा ही, जैसे रिप्रोड्यूस करना, कोशिका खुद का नया कोशिका बनाता है, ठीक है, कोशिका विभाजन से, तो सब करेगा वो। कोशिका में एक विशिष्ट घटक होता है जिसे कोशिका अंगक या कोशिकांग या अंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसे अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है, अंगक, कोशिकांग या कोशिका अंगक या अंगक, इतना समझ लीजिए। आपको यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, कोशिका है, अंगक किसको बोलेंगे, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका अंगक है। यहाँ पर देखिए राइबोसोम, कोशिका अंगक है। यहाँ पर देखिए रिक्तिका, कोशिका अंगक है। और यहाँ पर मैं बना दूं गोल्जी एपरेटस, तो ये आपका कोशिका अंगक है, ठीक है। और भी बहुत सारा है कोशिका अंगक, यानी कि कोशिका के अंदर का जो अंग है उसको कोशिका अंगक कहेंगे। देखिए, प्रत्येक प्रकार का कोशिकांग यानी कि कोशिका अंगक एक विशिष्ट कार्य करता है। फॉर एग्जांपल, जो रिक्तिका है वो कवर करता है अंदर की चीजों को, कुछ को बाहर निकालना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। रिक्तिका क्या करता है, पैकेजिंग का काम करेगा, या फिर कभी कभी फूड स्टोर करने का काम करता है। और वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये आपका इंजन है, पूरा सेल का ये इंजन है, या फिर आप बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, ये पावर हाउस है।
फिर देखिए यहाँ पर राइबोसोम, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, फट 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 मशीन चलते रहता है और वहाँ पर प्रोटीन बनते रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस यहाँ पर न्यूक्लियस से चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है, अंदर लाने में मदद करता है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग काम है। फिर देखिए नेक्स्ट, सभी कोशिकाओं में समान अंगक पाए जाते हैं। हाँ, सभी कोशिकाओं में समान अंगक पाए जाते हैं, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी कोशिका में वही चीज रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यहाँ पर रिक्तिका और यहाँ पर गोल्जी उपकरण, वही सब रहेगा। इसके अलावा मतलब जेन्युइन वही रहता है। अब कुछ स्पेशल हो, जैसे कि यहाँ पर प्लांट सेल है, इसमें हरित लवक रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। उतना तो अंतर रहेगा, लेकिन मेजर जो मेन है वो सब में रहता है। अब अगला हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले कि चयनात्मक पारगम्य किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में था सेल मेम्ब्रेन भी था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था। तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है, बाकी एक ही चीज है। देखिए सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका के बाहर देखिए ब्लैक कलर का एक बाउंड्री दिख रहा है, बाउंड्री को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या सेल मेम्ब्रेन, या फिर हिंदी में बात करें तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। ये जो बाउंड्री है यही है कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है, पूरा कोशिका को कवर करता है। कोशिका का जो अंदर का अंग है, कोशिकांग है, उसको बाहरी आवरण से रक्षा करता है, कोशिका का एक शेप देता है कि कोशिका कैसा रहेगा, और अंदर की चीजों को सुरक्षित रखता है, और अंदर सिर्फ जरूरी चीज को अंदर जाने देगा, और अंदर से सिर्फ बेकार की चीजों को बाहर आने देगा। यानी कि ये पूरा सुरक्षा करता है पूरा सेल का। देखिए यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, मैंने बता दिया सबसे बाहरी आवरण है, जो कोशिका की सामग्री को बाहरी आवरण से अलग करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोशिका के अंदर और बाहर सामग्री के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। कोई चीज यहाँ पर बेकार सा चीज है उसको बाहर निकालने का परमिशन दे देगा, बाहर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो अंदर चाहिए सेल के अंदर, तो इसको अंदर ले लेगा, ठीक है। और यहीं पर मानकर चलिए इधर कुछ बेकार का चीज है तो उसको अंदर आने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? मतलब सिलेक्टिव परमिएबल होता है, जो चीज आना है सिर्फ उसी को आने देगा, जो जाना है उसी को सिर्फ जाने देगा। ऐसा ना हो कि ये अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता, कोशिका झिल्ली नहीं रहता, तो यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाहर निकल जाता, फिर ऐसे भी इसको एनर्जी नहीं मिलता सेल को, तो खत्म कहानी, ठीक है। इसलिए कोई भी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यह किसी अन्य सामग्री की गति को रोकता है और इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन में यह भी सवाल पूछा गया है कि सेल यानी कि कोशिका का चयनात्मक पारगम्य किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अगर देखिए नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली लचीला होती है और प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, और यह कैसी होती है, लचीली होती है, लचीली होती है और प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला देखते हैं हम लोग, एक ये आपका बुक से है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जो पहले मैंने देखा वही सेम है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं। पिछला जहां पर मैंने बताया ये आपका चयनात्मक पारगम्य लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है वर्णात्मक पारगम्य, सेम है, दोनों में कुछ भी रह सकता है, चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य, बात बराबर है, वही चीज है। कोशिका झिल्ली बोलिए या प्लाज्मा झिल्ली बोलिए। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है। अब सोचिए ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर चीजें कैसे जाती होगी और अंदर से चीजें कैसे बाहर आती होगी, ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आती है, ठीक है, अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे जाती है। हमारे पास तो गेट है, हम लोग गेट खोले बाहर निकल गए, गेट बंद कर दिए, फिर अंदर आना, हम गेट खोल के अंदर आ गए। लेकिन
कोशिका झिल्ली में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें अंदर बाहर होती है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली मूवमेंट देखेंगे। देखिए, कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का संचलन, इंग्लिश में मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है, एक होता है गैसीय और एक होता है तरल। गैसीय मतलब हवा, हवा अंदर बाहर हो सकता है। अगर हवा नहीं जाएगा अंदर तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए। और तरल, जल भी अंदर जाना चाहिए। तो दोनों को अलग अलग टर्म दिया गया है। गैस का अंदर बाहर होना को हम लोग विसरण कहते हैं। तरल यानी कि लिक्विड या जल के साथ, ठीक है, जलीय विलयन, जलीय या तरल विनिमय को हम लोग परासरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये गैस के लिए है विसरण और परासरण आपका तरल के लिए है। दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विसरण क्या है, परासरण क्या है, कंफ्यूजन। तो जहां पर जल, जहां पर पानी रहेगा उसको परासरण बोलेंगे, और जहां बस हवा रहेगा या गैसीय विनिमय उसको विसरण कहेंगे, और तरल विनिमय को परासरण कहेंगे। इतना सा समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, डिफ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं विसरण को। गैसीय विनिमय उच्च सांद्र वाले क्षेत्र से कम सांद्र वाले क्षेत्र में होता है। देखिए, जैसे कि डिफ्यूजन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक डब्बा है इस तरीके से, इधर भी एक डब्बा है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये मानकर चलिए आपका कोई एक एयर ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल ले लिए ऑक्सीजन है। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, बस एक हवा है, मतलब मीडियम है, ठीक है। देखिए, इधर ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, आपको ज़्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है। तो जिधर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उधर से कम अमाउंट की ओर चीज़ें आती है। इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। ये गैसीय अवस्था का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गैस में ऐसे होता है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में आता है, उसको बोलते हैं विसरण। याद हो जाना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, गैसीय विलयन उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरीके से। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति क्या कहलाता है, तो आपको विसरण लिखना है। इधर ज्यादा है ग्रीन वाला, इधर कम है, तो ग्रीन वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। वही उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जल के साथ, यहाँ पर अगर हम लोग ये जो गोल गोल सा है इसको देखें तो इधर ज़्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मूवमेंट इधर हो जाएगा, जल यहाँ से वहाँ चला जाएगा। इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं, हिंदी में परासरण। देखिए, परासरण उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी की आवाजाही, इसको हम लोग परासरण कहते हैं। यानी कि इधर ज़्यादा पानी है, इधर कम पानी है, तो पानी इधर से इधर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से पानी उधर जाता है। मानकर चलिए ये कोशिका है एक, अभी समझ में आएगा आपको। कोशिका है, बाहर ज़्यादा पानी है और अंदर कम पानी है, ठीक है। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये कुछ भी अणु या तनु हो सकता है, मीन्स पानी के अलावा कोई और चीज़। तो इधर ज़्यादा पानी है, अंदर कम पानी है, तो ज़्यादा से कम की ओर मूव करेगा और सेल यानी कोशिका के अंदर पानी भर जाएगा। अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि देखिए, अति परासरण दाबी विलयन, सम परासारी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। मैंने कहा कि चीजें जहां ज्यादा होती है, ज्यादा से कम सांद्रता की ओर आती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर बना रहा हूं, मानकर चलिए ये एक कोशिका है और इस कोशिका को हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिए हैं। ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नमकीन सॉल्यूशन है,
ठीक है, ये नमक पानी है, ये क्या है, नमक पानी है, नमक पानी है। अब क्या होगा, नमक पानी है तो यहाँ पर नमक भी है, ये जो रेड में बना रहा हूँ ये सोचिए नमक है, नमक है, और मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ये सोचिए पानी है, ठीक है, और अंदर यहाँ पर पानी है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कोशिका के बाहर नमक भी है, पानी भी है, तो पानी की संख्या कम रहेगा, संख्या नहीं बोलना चाहिए, सांद्रता बोलना चाहिए, कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन, पानी का सांद्रता सेल के बाहर कम रहेगा, सेल में यहां पर कोशिका में ज्यादा रहेगा। और मैंने कहा कि चीजें ज्यादा से कम की ओर आती है, तो यहां का जो पानी है वो कोशिका से बाहर निकल जाएगा, और जब कोशिका के अंदर का पानी निकल जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगा, पानी है इसलिए तो वो फूला हुआ है, पानी निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। सेम यहाँ पर हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन है ब्लैक कलर का, ये आपका यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, यानी कि निम्न सांद्रता है यहाँ पर पानी का, तो यहाँ सेल यानी कि कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जा रहा है, और बाहर निकल जाने से सिकुड़ जा रहा है। जैसे कोई आप फल ले लीजिएगा, उसको धूप में रख दीजिएगा, फल का पानी सूख जाएगा तो फल सिकुड़ जाता है, सेम यहाँ पर सेल सिकुड़ जा रहा है, कोशिका सिकुड़ जा रहा है। और देखिए अपना जो शेप है, अपना जो शेप है, आकार है, वो बिगड़ गया है, खो दिया है अपना शेप को, देखिए पिचकू सा हो गया है, बिल्कुल कटीला जिसे हो गया है। ये कोशिका है, सारा पानी बाहर निकल गया तो ये पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों बाहर निकला है? क्योंकि बाहर जो जल का सांद्रता है वो कम है, इसके अंदर ज्यादा है, बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए सेकेंड नंबर, समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन में क्या होगा कि एक डब्बा है इस तरीके से, और डब्बे के अंदर एक सेल है, एक कोशिका है, मान लीजिए एक कोशिका है, और यहां पर जितना पानी है, जितना पानी का सांद्रता है उतना ही बाहर भी पानी का सांद्रता है, यानी कि बराबर पानी का सांद्रता है कोशिका के अंदर भी बाहर भी। तो चीजें नहीं अंदर जाएगी नहीं बाहर आएगी। अगर अंदर बाहर होती भी है तो इक्वल अमाउंट में, जिसमें सेल का शेप बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेल का शेप बिल्कुल नहीं बदलेगा, जितना बड़ा कोशिका था उतना ही रहेगा, आकार में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपरासारी विलयन। इस विलयन को, जिस विलयन में रखा गया उस विलयन को समपरासारी विलयन बोलेंगे। अब उसी के ऑपोजिट मानकर चलिए एक डब्बा है, यहाँ पर एक डब्बा है और इस डब्बे में यानी विलयन है, डब्बे में विलयन रख दिए हम लोग, ठीक है। विलयन में एक कोशिका रख दी है, कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है। चलिए मैं कलर बना दूं, ये येलो, यहाँ पर येलो नहीं दिखेगा आप लोगों को, रेड। यहाँ पर बिल्कुल वाटर का कंसंट्रेशन, जल की सांद्रता बहुत कम है और बाहर बहुत ज़्यादा है, बाहर सांद्रता उच्च सांद्रता है। तो मूवमेंट किधर होगा? बाहर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट होता है, तो जल कोशिका के अंदर जाएगा और अंदर जाकर भर जाएगा, फूल जाएगा, इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि कोशिका फूल के फट भी जाएगा, ब्रश भी हो सकता है, नहीं होगा तो फूल जाएगा कोशिका। अब यहाँ पर और एक बार इसको समझिए, उसके बाद हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर एंड होगा। बाकी सेल ऑर्गेनेल का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये एक कोशिका है
और इसको एक सॉल्यूशन में रखा गया है, ये एक सॉल्यूशन में इसको रखा गया है। अगर मान के चलिए यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है और यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल लीजिए, ऑक्सीजन को बजाय हम लोग CO2 ज़्यादा बेहतर रहेगा, CO2 ये है कोशिका, कोशिका है, ठीक है। और ये जो बाहर बॉन्ड ये सॉल्यूशन है। अब देखिए ज़्यादा कोशिका के अंदर ज़्यादा CO2 है, कोशिका के बाहर कम CO2 है, तो ज़्यादा से कम की ओर CO2 आएगा, यानी कि CO2 बाहर निकल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा जा बेटा जा, अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा CO2 हो गया है, बाहर निकलो, आधा बाहर निकल जाएगा। अंदर अब CO2 कम हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। अंदर बाहर जब इक्वल हो जाएगा तब ये जो मूवमेंट है ये रुक जाएगा। अब जल का बात करें, मान कर चलिए जल बाहर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज कर दूं, जल, चलिए जल कोशिका के बाहर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, कोशिका के अंदर जल कम है, तो ज़्यादा जल बाहर है, इसलिए बाहर से अंदर जाएगा जल, अंदर जाकर कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि जल जाएगा तो कोशिका कौन सी बात है, फूल जाएगा, ठीक है। अब और एक टर्म है उसको हम लोग समझते हैं, चलिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति भी होता है और वो रिजिड होता है, टाइट होता है, वो कोशिका झिल्ली के जैसे लचीला नहीं होता है। ये तो झिल्ली था यहाँ पर इसलिए लचीला होकर ये सिकुड़ गया, लेकिन अगर कोशिका भित्ति रहता तो सिकुड़ता नहीं, वो उसमें हम लोग अलग टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये एक पौधा कोशिका है, ठीक है, बाहर यहाँ पर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। कोशिका के बाहर जल की सांद्रता कम है, मान लीजिए कम है, और यहाँ पर ज़्यादा है कोशिका के अंदर जल की सांद्रता, तो ज़्यादा से बाहर कम की ओर आएगा तो जल निकल जाएगा। निकलने से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सिकुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि अंदर का जो जल है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि बाहर जल का सांद्रता कम है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा निकल गया, जल निकल गया, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है ये सिकुड़ता नहीं है, वो टाइट रहता है, तो यहाँ पर हवा, मतलब यहाँ पर खाली जगह बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया है, कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाता है, सिंपल सी बात है। और जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो नहीं सिकुड़ता है। क्लियर है इतना सा? अब जो टर्म है उसको याद कर लीजिएगा, लास्ट में एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अति परासरण दाबी विलयन किसको बोलेंगे? जब अंदर से चीजें बाहर आ जाती है, यानी कि कोशिका के अंदर से बाहर आ जाती है, इसको बोलते हैं अति परासरण। आपका एग्जाम में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब किसी कोशिका के चारों ओर के माध्यम में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या फिर इस तरीके से एक डायग्राम दिया जाएगा, कोशिका है, कोशिका के अंदर का पानी निकल गया, कोशिका सिकुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग अति परासरण दाबी विलयन बोलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, जब किसी कोशिका के चारों ओर के माध्यम में पानी की सांद्रता कोशिका के समान होती है, यानी कि ये जो सेल है, सेल जिस विलयन में रखा गया, जिस सॉल्यूशन में रखा गया है, उस सॉल्यूशन में और कोशिका में जल की सांद्रता बिल्कुल बराबर रहेगा, तो अंदर बाहर जल होगा, लेकिन जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा,
ठीक है, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, इक्वल रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सम परासारी विलयन। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला हाइपरटोनिक यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन। देखिए अल्प परासरण दाबी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक घोल कोशिका के चारों ओर का वह घोल है जिसमें कोशिका की तुलना में पानी की सांद्रता अधिक होती है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के चारों ओर का वह घोल जिसमें कोशिका की तुलना में पानी की सांद्रता अधिक होती है, उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, कौन सा घोल कहते हैं, कौन सा विलयन कहते हैं? तो अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, जहां पर पानी कोशिका के अंदर जाकर कोशिका पूरा फूल जाएगा, इतना फूल जाएगा, इतना फूल जाएगा कि फट जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। तो ये तीनों टर्म को आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये तीनों को, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 2 बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।